हेलो स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ, यानी क्लास 10 का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग का हो चुका है चैप्टर 3 तक, यानी जो हम लोग को पढ़ना था दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो द्विघात समीकरण, तो यदि हम इस चीज को अलग अलग कर देते हैं, यानी द्विघात को अलग समीकरण को अलग, तो द्विघात का मतलब दो घात होता है। और समीकरण हम लोग जान चुके हैं, ठीक है नहीं, यानी जब किसी कथन को मैथमेटिक्स रूप से एक्सप्रेशन करते हैं प्लस माइनस चिन्ह द्वारा दो पक्ष में इक्वल करके, तो वहां पर वो हमारा इक्वेशन था। तो अब ऐसा इक्वेशन जिसमें दो घात होना चाहिए, यानी टू पावर होना चाहिए, जो हमारा उसमें चर होगा, वेरिएबल होगा, उसका पावर टू होगा। कितना होगा? दो होगा। तो उस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। जैसे यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि यह क्या है, एक समीकरण है जिसे हम लोग दो पक्ष में लिखते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पर जो चर है, जो चर यहां पर x दिख रहा है, इसका अधिकतम पावर कितना है? दो है। कितना है? दो है। तो हम लोग इस समीकरण को अब क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो देखेंगे। मानक रूप जिसे बोलते हैं, व्यापक रूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो होता है हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप का द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। और यहां पर ए बी और सी, ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्या। तो आप लोग जानते होंगे जिसमें परिमेय और अप्रमेय संख्या आती है, ठीक है। तो यहां पर ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। और यदि द्विघात समीकरण यदि होना चाहिए तो ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान जीरो हो जाता है तो जीरो एक ऐसा राक्षस है जो पूरे फंक्शन को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। तो यानी ये हमारा अब द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा यदि ए का मान जीरो रहेगा तो, ठीक है। तो ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो द्विघात समीकरण के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। समझ में आया बात ना? ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 5x प्लस 3 इक्वल टू, मान लीजिए आपको दे दिया जाता है 2x। बताइए जल्दी से, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह द्विघात समीकरण नहीं है सर जी। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है x, इसमें अधिकतम घात कितना है? एक है। लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए इसमें जो चर होगा उसका घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। जब नहीं है तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बताइए जल्दी से कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x, ये बताइए जल्दी से कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब देखेंगे सर जी यहाँ पर तो कहीं पर दिख नहीं रहा है x का घात दो, लेकिन यह द्विघात समीकरण होगा। कैसे होगा? देखिए, अब इसे हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसे जब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? 2ab, ठीक है। तो यहां पर इसे हम लोग जब तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर 2x हो जाएगा और बराबर में 5x। क्या हो जाएगा? 5x, 5x। तो यहां पर अब हम लोग क्या कर देंगे? ये एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक आएगा और ये इस साइड में आ जाएगा, तो प्लस 5x है प्लस 5x है। और जब इसे बराबर के इस साइड में लाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 5x हो जाएगा। तो 5 में से फिर 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 3x, क्योंकि प्लस का यहाँ पर है बराबर में 0। अब बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखते हैं किसको किसको आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखने लगा? दिखने लगा कि जो चर x में, यानी जो समीकरण है, इसमें चर का घात अधिकतम कितना है? 2 है। इसमें जो वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ में आया बात ना? ठीक है। तो और भी ऐसे एग्जांपल और देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल जो कि आपकी प्रश्नावली में भी मिलेंगे, एक्सरसाइज भी होगा। तो यहां पर x प्लस 1 का, अभी नहीं, होल स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग। यहां पर x माइनस 2 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2।
अब बताइए जल्दी से, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिए गए हैं फैक्टर, उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x का x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x का -2 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, फिर प्लस x, फिर -2 बराबर x स्क्वायर प्लस 2। अब बताइए जल्दी से, x स्क्वायर इस साइड में प्लस में है, इस साइड में भी प्लस में है, तो दोनों बराबर के इस साइड उस साइड में है, यानी कि नदी के किनारे उस साइड है, इस किनारे पे इस साइड है, और दोनों के पास सेम हथियार है, यानी प्लस इसके पास भी प्लस उसके पास, क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा यहाँ पर -2x, और उसमें से x जाएगा तो क्या बचेगा, -x, -2 बराबर 2। अब बताइए, अब इसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसे इस साइड मिला देंगे तो -x बराबर -4 बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -4। आएगा नहीं आएगा जल्दी से। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो यहाँ पर अब x की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है x का घात कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए द्विघात 2 घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 घात होना चाहिए। समझ में आया बात। अब जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, क्या होते हैं, मूल या रूट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और भी इसे आसान भाषा में बोले तो समीकरण के मान, इसमें x के मान कि वो जो मान होते हैं, जो रूट होते हैं, जो मूल होते हैं, वो यदि मान लीजिए x का मान यदि अल्फा है, क्या है, यदि अल्फा है, कैसे लिख दे रहे हैं आप, x का मान यदि अल्फा है, तो ये जो अल्फा है यदि इस समीकरण का ये रूट होगा, यानी मान होगा, मूल होगा, तो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 बना देगा, इसे इस पूरे को 0 बना देगा। यानी कि यदि इस x के जगह पर अल्फा रखें तो ये इसका मान 0 बना देगा, तभी कहेंगे कि इस इक्वेशन का ये क्या है, मान है, मूल है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इसी तरीके से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए भी हम लोग बहुत से तरीके अपनाते हैं, जैसे फैक्टर से, यानी गुणनखंड विधि द्वारा, फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर देखेंगे, फिर एक तो होता है द्विघाती सूत्री होता है। सबसे पहले द्विघाती सूत्री यूज करने से पहले हम लोग देखते हैं विविक्तर क्या होता है। तो जो द्विघात समीकरण का विविक्तर होता है वह यह डिसाइड करता है कि जो द्विघात समीकरण का मूल आएगा वो वास्तविक होगा, यानी कि वास्तविक होगा कि नहीं होगा, ये बताएगा विविक्तर। तो विविक्तर क्या होता है, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c बराबर 0। अब एक जो विविक्तर होता है, यहां से b लेते हैं, b² - 4ac, ये हमारा कहलाता है विविक्तर। क्या कहलाता है, विविक्तर। समझ में आया बात। और इस विविक्तर का कार्य यह है कि जो द्विघात समीकरण है इसके जो रूट आएंगे वो वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे, और जितने घात का समीकरण होता है वो तो आपको पता ही, उतने उसके मान आते हैं, मूल आते हैं, रूट आते हैं। समझ में आया बात। तो विविक्तर का कार्य यह है कि यह बताता है कि इसके मूल कैसे आएंगे, यानी वास्तविक आएंगे कि बराबर आएंगे कि वास्तविक संख्या नहीं होंगे। तो कैसे बताएगा, यदि इस विविक्तर का मान b² - 4ac यदि ये 0 से बड़ा आता है, इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है, और b² - 4ac का मान निकालेंगे कैसे, जो हमारा समीकरण होगा, जो हमारा द्विघात समीकरण होगा, उसमें से जो x² का जो गुणांक होगा वो a होगा। क्या होगा, a होगा, और जो x का गुणांक होगा वो b होगा, जो यहाँ पर c के जगह पर जो कांस्टेंट है, यानी जो संख्या होगी वो हमारा c होगा। समझ में आया। तो b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, तो उसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और भिन्न भिन्न आएंगे, यानी कि इस समीकरण के जो मूल होंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे, यानी दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक संख्या या मूल होते हैं। समझ में आया बात। यदि इस विविक्तर का मान यानी b² - 4ac, क्या 4ac, b² - 4ac यदि ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसके जो मूल होंगे कैसे होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं। और यदि इस विविक्तर का मान b² - 4ac
यदि ये 0 से छोटा आता है, इसका मान यदि 0 से छोटा आएगा तो जो इसके मूल होंगे वो वास्तविक संख्या नहीं होते हैं, जो इसके मूल होते हैं वास्तविक संख्या नहीं होते हैं, वास्तविक संख्या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो द्विघाती सूत्र होता है, यानी द्विघाती सूत्र से हम लोग रूट निकालते हैं यानी मूल निकालते हैं, तो द्विघाती सूत्र का फार्मूला होता है -b फिर प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और इन दोनों के अपॉन में 2a। एक बार हम लोग प्लस वाला लेकर हल करते हैं, एक बार माइनस वाला, तो दो मूल निकल के आएगा द्विघात समीकरण के। समझ में आया बात? तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकाल लेते हैं उसके मूल। कैसे निकालेंगे देखिए, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे समझेंगे देखिए, यदि आपके पास एक इक्वेशन है 6x² माइनस x फिर माइनस 2 बराबर 0। अब इस समीकरण के मूल कैसे निकल के आएंगे? ठीक है, मूल का मतलब जो हम लोग मान निकालेंगे उसे x की जगह पर पुट करेंगे तो इसे 0 बनाएगा, यानी LHS बराबर RHS प्रूव करेगा। तो यहां से x का मान निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड मेथड का यूज कर लेते हैं, यानी गुणनखंड विधि का। तीन विधियों से हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले देख लेते हैं किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहां पर जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 और 12 को दो पार्ट में हम लोग इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो 4 और 3 है, 4 और 3 को क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और घटाएंगे भी तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 6x² माइनस, जिसको ये गुणनखंड नहीं आता है वो 9th के क्लास में, यानी जो 9th का क्लास था उसमें जाकर देख सकते हैं। समझ में आया? इसमें उस वाले में बहुत ही एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो 6x² यहां से हम लोग यहाँ पर जो माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 3 और पीछे x लिख देंगे, x लिख देंगे कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस x हो गया और फिर -2 बराबर 0। समझ में आ रहा बात? फिर अब यहां से हम लोग करेंगे 6x² फिर माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 4x फिर माइनस माइनस प्लस 3x -2 बराबर 0। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर रहे हैं और जो गुणनखंड आता है प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर रख कर हम लोग उसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग 2x का मान लेते हैं। 2x ही क्यों लेंगे, क्योंकि 6x² में और 4x में 2x कॉमन है, यानी 2x यहाँ पे भी है और 2x यहाँ से भी है। जब यहाँ से लेंगे 2x तो बचेगा 3x, 2 3 6 x का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 दूनी 4 फिर माइनस है तो -4x। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं प्लस का 1, क्या लेते हैं, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 3x फिर -2 बराबर 0। और जब ये दोनों ब्रैकेट का यदि सेम आ जाता है तभी हम समझते हैं कि हमारा जो फैक्टर है सही है। तो इन दोनों को इन दोनों में से एक लिखेंगे 3x -2 और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, यानी 2x + 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं बराबर 0। अब जो हम लोग फैक्टर निकालते हैं उसे बारी बारी से 0 के बराबर रखकर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आया बात ना? तो यहां से हम लोग एक बार काम करेंगे कि 3x -2 बराबर 0 रख लेते हैं यहां से। तो यहां से निकल के आएगा 3x बराबर 2 और x बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। एक x का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया। और जब 2x + 1 बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो हमारे मूल निकल के आए, कैसे निकल के आए, भिन्न निकल के आए और वास्तविक संख्या निकल के आए। बात समझ में आ रहा है? और ये आप उससे भी चेक कर सकते थे वियुक्तर के द्वारा। ठीक है ना? तो वहां पर हम क्या बताए थे कि जो वियुक्तर था b² - 4ac, यदि इसका मान 0 से बड़ा आता है तो जो हमारे मूल आएंगे कैसे आएंगे, वास्तविक संख्या आएंगे और अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है
यहाँ से जो हमारा द्विघात समीकरण है, यहाँ से ए का मान कितना निकल गया बताइए। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक कितना है 6 है, ए का मान कितना आ गया 6, और बी का मान यहाँ पर देखिए प्लस का एक्स है तो यहाँ पर माइनस का एक क्या होगा मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो बी बराबर कितना आया -1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणांक -1 आ गया, और सी के जगह पर क्या है, सी के जगह पर है -2। समझ में आया बात। अब बी स्क्वायर -4 इसी यहाँ पर निकाले थे, तो -1 का स्क्वायर फिर -4 गुणे ए का मान 6 है, फिर सी का मान है -2। इसे हल कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर आएगा +1, फिर -4 6 का 24 और गुणे -2। अब यहाँ से 1 फिर -24 दूनी 48, फिर माइनस का है 2 तो -48, माइनस माइनस प्लस और 48 कितना 48 से कितना हो जाएगा 49। अब ये बताइए 0 से बड़ा है कि नहीं। जब ये 0 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब हमारा जो रूट आएंगे, जो मूल आएंगे वो कैसे आएंगे, भिन्न आएंगे और वास्तविक संख्या आएंगे। तो आया कि नहीं आया, देखिए दोनों कैसे हैं, अलग है, यानी दोनों भिन्न भिन्न मूल हैं और वास्तविक संख्या। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से और भी एग्जांपल लेकर हम लोग समझ सकते हैं। समझ में आया बात। तो यहाँ पर हम लोग आज गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, फैक्टर मेथड से। और भी एग्जांपल इसी तरीके से ले सकते हैं, 3x स्क्वायर फिर -x फिर -2 बराबर 0। यहां पर देख लेते हैं हम लोग। तो इसे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि यह इसके जो मूल आएंगे वास्तविक आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले b स्क्वायर -4 इसी निकालेंगे इसका मान। तो यहाँ पर जो b का मान कितना है, b का मान -1 है, तो b का मान -1 है, तो 1 का -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 गुणे a का मान कितना है यहाँ पर 3 गुणे, फिर यहाँ पर c का मान कितना है -2, तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, फिर 4 3 12, फिर -2, यहाँ पर आ जाएगा -12 दूनी 24 यानी माइनस का 24, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 24 से कितना हो गया 25, यानी ये भी 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो इसके मूल भिन्न भिन्न आएंगे और वास्तविक आएंगे। कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे। तो अब हल कर लेते हैं इसे हम लोग गुणनखंड विधि से। तो 3 दूनी 6, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 3 दूनी 6 आ गया। अब 6 को दो पार्ट में बांटेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ें या घटाएं तो 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 3 और 2 का यदि हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 में से 2 भी घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हम लोग आसानी से यहाँ पर हो गया। तो 3x स्क्वायर फिर -3 में से 2 घटा दिए तो क्या आ गया x आ गया, फिर -2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर -3x फिर माइनस माइनस प्लस 2x फिर -2 बराबर 0। यहां से हम लोग 3x का मान ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 3 का मान ले लिया, x भी का मान लिया, तो यहाँ पर बचा 1x, यहाँ से 3x ही का मान ले लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा -1। फिर यहाँ से 2 का मान लेते हैं, क्या का मान लेते हैं 2 का मान ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -1 बराबर में 0। बात समझ में आ रही है। और इन दोनों को एक ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, एक ही ब्रैकेट बस लिखते हैं और इन दोनों को एक साथ में लिखते हैं, 3x + 2 बराबर 0। और इस समीकरण का जो रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो फैक्टर आएगा उन्हें बारी बारी से 0 के बराबर रख लेते हैं, फिर वहां से x का मान निकल के आएगा। x - 1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 0 हम लोग एक बार रख लेते हैं, एक बार 3x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा +1 और यहां से निकल के आएगा 3x बराबर -2, x बराबर आ जाएगा -2/3। समझ में आया बात। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो जो मूल निकल के हैं कैसे हैं, अलग भी हैं यानी भिन्न भिन्न भी हैं और वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे ऐसे, तो एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए, आप लोग इसे कर हल करके कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो लिखिए 4x स्क्वायर -3x फिर -3, ठीक है, या -5 इक्वल टू 0। यदि इसके मूल वास्तविक आएंगे और ये वास्तविक आएंगे तो इसका आप
आपको हल करना है। यदि वास्तविक नहीं आएंगे तो रहने देना, बस बता देना है कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। समझ में आया बात? तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड क्या है, ऐसे लिख लीजिए, फिर 5x² फिर -3x फिर -7 = 0, ये भी लिख लीजिए। ठीक, तब तक के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वह पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम लोग इसका मान निकालेंगे, और जो द्विघाती सूत्र वो होता है उसके माध्यम से हम लोग कैसे हल निकालते हैं। समझ में आना बात? तब तक के लिए धन्यवाद।